हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आपने सोचा है कि मैक्सिमम बच्चों का नीट में बायोलॉजी का स्कोर 320 या 325 पे क्यों स्टक हो जाता है? क्यों ऐसा है कि बहुत कम बच्चे ही 350, 355, 360 तक अपने स्कोर को ले जा पाते हैं? आपको पता है कि नीट में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है और अगर आपने इसमें प्रॉपर रोड मैप बनाया तो आप जरूर 350, 355, 360 तक अपना स्कोर लेके जा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो का कंटेंट मैंने उस जगह से बनाया है जहां पर पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपके लिए लाई हूं सीबीएसई की टीम के बनाए हुए सप्लीमेंट्री मटेरियल से। ये वो कंटेंट है जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने बनाया है और ये कंटेंट अगर आप रिवाइज करके जाते हैं तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी जरूर मिलेगा और आपका स्कोर 350, 355, 360 आराम से आ सकता है। नीट 2026 में फुल मार्क्स परफेक्ट स्कोर अगर आप लाना चाहते हैं बायोलॉजी में तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इसमें दी हुई इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप नोट करिए। ये वाला मटेरियल पूरा का पूरा सीबीएसई टीम ने डेवलप किया है और इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो उन्होंने दिया है वो है स्पोर्युलेशन। ये वाला जो टॉपिक है ये एक जनरल टॉपिक है जो रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये वाला टॉपिक किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो ये समझा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पर अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड सिस्ट बनाते हैं और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो मल्टीपल फिजन करता है, उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो सिस्ट टूट जाता है और वो जो अंदर के प्रोडक्ट्स हैं यानी कि स्पोर्स वो रिलीज हो जाते हैं। तो स्पोर्युलेशन जो है वो ना कि केवल एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बट इट ऑल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे आप इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। उन्होंने बताया है कि बाहर की कवरिंग है जिसको सिस्ट वॉल बोलते हैं, अंदर का जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो रैपिड डिवीजन करता है। ये कब हो रहा है? सिस्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट मॉइस्चर नहीं है, एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, ऑर्गेनिज्म को उस फेज को किसी तरह से पार करना है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? एनसिस्टेशन करते हैं और इस तरीके से वो बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट को ब्रेक करके और अंदर के स्पोर्स को रिलीज कर देते हैं। आगे प्रोसीड होने से पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। बीवाइस टीम की तरफ से सुनील नाइन सर जो लेजेंड हैं केमिस्ट्री के, वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी बैच लेकर आए हैं। इस बैच का नाम है ड्रीम बैच। ये जो ड्रीम बैच है ये नीट 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए है। ये बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में रहेगा। इसमें इस बैच की खासियत है कि 3 सब्जेक्ट्स आपके नीट के केवल 3 एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे। ये 3 एक्सपर्ट्स हर चीज के लिए अकाउंटेबल होंगे। आपका कंटेंट डेवलपमेंट, आपकी टीचिंग, आपकी मेंटरिंग और आपकी डाउट क्लियरिंग। आपको डाउट क्लियरिंग के लिए किसी भी डाउट क्लियरिंग विंडो में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ना ही जूनियर फैकल्टीज के भरोसे बैठना पड़ेगा। ये जो ड्रीम टीम है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें फिजिक्स एक्सपर्ट जो हैं वो देवेंद्र नागर सर हैं। इनको 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में टीच कर चुके हैं। इन्होंने अपने गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। इनके सुपरविजन में बच्चों ने AIR 43, AIR 50 तक हासिल की है। हमारे जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं उनके परिचय की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं सुनील नाइन सर कंसिस्टेंटली हमेशा केमिस्ट्री के बेस्ट रिजल्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस करते आए हैं। नीट 2024 में उनके 11 बच्चों के परफेक्ट स्कोर केमिस्ट्री में आए हैं। उनको 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है
और मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट, बायो फैकल्टी। मेरा नाम है डॉक्टर शिवाली। मैं भोपाल में अभी तक बच्चों को गाइड करती आई हूं। मुझे 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे बहुत सारे बच्चे 360 स्कोर कर चुके हैं बायोलॉजी में, यानी परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। और हर साल बहुत बच्चे 350, 355 स्कोर करते हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर बनने का ड्रीम रखते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। ये बैच 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। 10 मई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसका नेक्स्ट जो कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है वो है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला उन्होंने बताया है कि यूनिपेरेंटल। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल होता है, यानी केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। जैसे कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और हर फ्रैगमेंट के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो माइटोसिस से अपना बाकी का सारा हिस्सा डेवलप कर लेता है। इट अकर्स इन सम एल्गे यानी स्पाइरोगायरा, फंजाई, सम एनालिड्स एंड सी स्टार्स। अब देखेंगे आज के सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो भी कंटेंट दिया है, आपको इस कंटेंट को देखने के बाद अपने एनसीईआरटी के दिए हुए कॉन्टेंट जितने भी कंटेंट है उसमें आपकी क्लैरिटी जरूर बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें रिन्यूअल होता है, रिस्टोरेशन होता है और ग्रोथ होता है। आप देखेंगे इट इज कॉमन इन हाइड्रा। अब रीजेनरेशन का मतलब क्या है? लॉस्ट पार्ट रीजेनरेट हो रहा है। क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जो पावर रखते हैं रीजेनरेशन का। तो हाइड्रा में ये कॉमन है। प्लेनेरिया आपको पता है, प्लेनेरिया तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा पावर होता है रीजेनरेशन का। उसके अलावा आप देखेंगे एकाइनोडर्म्स में भी ये है। उसके अलावा लिजर्ड, लिजर्ड जो है वो अगर आप उसका टेल अगर कट जाती है, डिस्कार्ड कर लेती है वो टेल जब वो डेंजर में होती है, और वो टेल बाद में रीजेनरेट भी कर सकती है। इन ह्यूमंस लिवर कैन रीजेनरेट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है अगर वो डैमेज हो गया तो वो अपना बाकी का हिस्सा रीजेनरेट कर सकता है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट जो होते हैं उनका सक्सेस रेशियो काफी हाई रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो कंटेंट आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। उसी को इन डेप्थ पढ़ाने के लिए इसमें इन्होंने बताया है। जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको येलो कलर से हाईलाइट कर लिया है, बाकी पूरे कंटेंट को मैंने व्हाइट फॉन्ट में रखा है। ये ओरिजिनल कंटेंट है जो सीबीएसई की टीम ने जारी किया है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है कि फ्रूट जो है वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। द फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। किस कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना। और आपको पता है कि फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, और ये फ्रूट्स जो है वो डिस्पर्सल में मदद करते हैं। आपको पता है कि फ्रूट्स जब कोई एनिमल खाता है तो उसके एक्सक्रीटा के थ्रू वो जो उसके अंदर की जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होती हैं वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सीडलिंग्स के लिए। ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगी जो मैंने हाईलाइट की है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो हार्ड सीड्स हैं वो सॉफ्ट फ्रूट से प्रोटेक्ट होती हैं, और जैसे इसका एग्जांपल है गुआवा, एंड जो सॉफ्ट सीड्स होते हैं उसके चारों तरफ हार्ड फ्रूट शेल होता है। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। मेरे को इस सप्लीमेंट्री मटेरियल में सबसे जबरदस्त जो कंटेंट लगता है वो है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। इस कंटेंट में कुछ पॉइंट्स आपको ऐसी मिलेंगी
जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है गैल्टन। साइंटिस्ट का नाम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। गैल्टन इन 1883, पहली नंबर चीज जो आपको याद करनी है। दूसरी नंबर चीज, वो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करूंगी आज जो आपके एनसीईआरटी के अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है ह्यूमन हाइट या ह्यूमन कलर। आपको पता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, आपको सबसे पहले तो इससे इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मल्टीपल एलिलिज्म है। ये मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है। मल्टीपल एलिलिज्म में एक जीन के ही मोर देन 2 एलील्स होते हैं, पर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है उसमें एक कैरेक्टर को 3 या 3 से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं। जीन्स ज्यादा होती हैं, एलील की बात नहीं हो रही है अभी। और इन कैरेक्टर्स की एक खासियत होती है कि ये कभी भी 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स में नहीं होते। जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन बहुत डार्क है, कोई बहुत व्हाइट है, बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ह्यूमंस में एक पूरा ग्रेडियंट मिलता है आपको अलग अलग शेड्स का। ह्यूमन हाइट भी इसी तरीके का है। आपको कभी ऐसा नहीं है कि बहुत बौने या बहुत लंबे लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग हाइट के लोग मिलेंगे। इसी तरीके के और एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन हाइट एंड मेंटल कैपेबिलिटीज। ये वाली पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये मेंटल कैपेबिलिटीज आपको नोट करना है। उसके अलावा वो ये बोल रहे हैं मोर देन 1 जीन, तो ये तो हमने देख लिया, मोर देन 2 और 3 और मोर जीन्स। उसके अलावा एग्जाम्पल दिया है प्लांट हाइट, यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की यील्ड है वो भी इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा इंटेलिजेंस इन ह्यूमन बींग्स, मिल्क यील्ड इन एनिमल्स, एंड ये सारे कर्नल कलर इन व्हीट, जो गेहूं के जो अनाज का जो कलर होता है वो ये कह रहे हैं कि इन सबको बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करती हैं और इनके इफेक्ट्स को हम बोलते हैं क्यूम्युलेटिव या एडिटिव। क्यूम्युलेटिव या एडिटिव का मतलब ये है कि हर जीन अपने इफेक्ट को ऐड करेगी। जैसे हमने ये स्टडी किया है कि अगर 3 जीन्स कंट्रोल करती हैं ह्यूमन के स्किन कलर को, तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये डार्केस्ट स्किन कलर होगा क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट किया है। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। और जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, एडिटिव, यानी उस इफेक्ट को ऐड करते जाएंगे। जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी उतना ज्यादा वो कैरेक्टर प्रोमिनेंट होता जाएगा। द मोर इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, द ग्रेटर विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। इसके लिए खास वर्ड यूज करते हैं एडिटिव या क्यूमुलेटिव। फिर इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ जीन्स पे डिपेंडेंट है। इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ये टर्म आपने नहीं देखा है एनसीईआरटी में, इसको बोला जाता है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। फिर ये कह रहे हैं ये एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप देखिए स्किन कलर जीन्स तो कंट्रोल करती ही हैं, पर आप देखेंगे जहां पर बहुत डायरेक्ट सनलाइट आती है, जहां बहुत हॉट कंडीशंस होती हैं, वहां आमतौर पे आपको दिखेगा डार्कर स्किन टोन, है ना। तो ये बोल रहे हैं एनवायरमेंट का भी असर रहता है। उसके अलावा 3 और मोर जीन्स, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको येलो कलर से हाईलाइट करके रखे हैं ताकि आप आसानी से इसको फटाफट रिवाइज कर लें। उसके बाद वो ये कह रहे हैं देयर आर नो कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप। जैसे अभी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि एकदम डार्केस्ट पर्सन और केवल ह्यूमन बींग्स में एकदम डार्केस्ट और एकदम लाइटेस्ट, ऐसा नहीं है। आपको एक पूरा ग्रेडियंट मिलेगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा ये जो है ना इंटरमीडिएट स्किन कलर और पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट फॉलो होता है। देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, इसका रेशो भी आएगा। रेशो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको करना है। ये देखिए अगर हमने सबसे पहले, आपको पता है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको अगर हम रेसेसिव के साथ पूरा तीनों रेसेसिव के साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसको जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमको क्या क्या रेशो मिलेगा, क्या क्या रेशो मिलेगा बेटा F2 में? इसमें आपको मिलेगा 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। आपको पता है ये नॉन मेंडेलियन रेशो है, ये पिछले साल का PYQ है, इट इज अ नॉन मेंडेलियन रेशो। आप देख सकते हैं रेशो आप याद करेंगे 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो जब ग्राफ बनाएंगे 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? बेल शेप्ड ग्राफ मिलेगा। तो ये आ गया आपका अ बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि आपको F2 में जो ग्राफ मिलेगा वो किस शेप का मिलेगा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट। In this example, we have assumed that the involvement of 3 gene pairs, कई बार higher number of genes भी हो सकती हैं। Other examples जो है वो kernel color of wheat, kernel color of wheat आपको पता है गेहूं के जो दाने होते हैं उसके शेड भी अलग अलग होते हैं, कुछ गोल्डन होते हैं, कुछ रेडिश होते हैं, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। कॉब लेंथ इन मेज, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे ये लगी कि इसमें एलील्स कॉन्ट्रीब्यूट एडिटिवली। अभी आपको बताया जितने डोमिनेंट एलील्स होंगे एक जीन के, जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको 3 टर्म्स से हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, है ना। ये तीनों वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लोग आगे आते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया है। अब नेक्स्ट आ जाओ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी हमारी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लियोट्रॉपी में उन्होंने बताया है एक जीन ज्यादा इफेक्ट, है ना, एक जीन ज्यादा इफेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया है। द बेसिस ऑफ प्लियोट्रॉपी यानी क्या आधार है, क्या रीजन है, इज द इंटर रिलेशनशिप, यानी कि एक जीन जितने भी इफेक्ट्स शो कर रही है उनके बीच में कुछ, उनके मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ इंटर रिलेशनशिप है। इस वजह से एक जीन जो है, अगर एक जीन में म्यूटेशन होता है तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक साथ आपको मैनिफेस्ट होती हुई दिखती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है फिनाइल कीटोनूरिया में, आपके बुक में तो दिया ही हुआ है फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें एक एंजाइम जो है वो म्यूटेट हो गई है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। तो वो ये बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। दिस रिजल्ट्स इन अ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ये आपके बुक में दिया है, पर ड्रोसोफिला वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है। इन ड्रोसोफिला व्हाइट आई म्यूटेशन, अगर व्हाइट आई म्यूटेशन हो गया तो डीपिगमेंटेशन दूसरी जगह पे भी होगा, जैसे उसकी बॉडी में भी डीपिगमेंटेशन होगा, जिसके कारण आपको प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट दिखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो ड्रोन्स होते हैं यानी कि मेल्स वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। अब इसमें आपको क्या नोट करना है, ड्यूरिंग द क्वीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है। ड्यूरिंग द क्वींस नप्चुअल फ्लाइट। अब आप बोलोगे नप्चुअल फ्लाइट क्या होता है? नप्चुअल फ्लाइट वो फ्लाइट होता है जिसमें जब क्वीन इज परस्यूड बाय मेनी ड्रोन्स, क्वीन को बहुत सारे ड्रोन्स परस्यू करते हैं और फाइनली वो एक ड्रोन से इंसेमिनेट होती है और स्पर्म्स जो है उसके सेमिनल रेसेप्टिकल में स्टोर हो जाते हैं। कीवर्ड क्या है इसमें? कीवर्ड क्या है? नप्चुअल फ्लाइट। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाह रही हूं जिसका नाम है, आप नोट कर लीजिए, आप एक 2015 का PYQ है, कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश, इनको नोबेल प्राइज मिला था, कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ हनी बी। उन्होंने लैंग्वेज, जो हनी बी सोशल इंसेक्ट होते हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं,
कैसे वो एक दूसरे को बताते हैं कि फूड का सोर्स कितना दूर है, फूड का सोर्स जो है वो किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या है, ये कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, जो डांस वो लोग करते हैं, उसको डिकोड करने के लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज मिली थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये एक PYQ भी है। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का कंटेंट बहुत अच्छा दिया है हमारी एनसीईआरटी में। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, आपको अच्छे से पता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। अब कीवर्ड कि आई किस किस में ऐसा नहीं है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा उसको कोई भी कलर नहीं दिखेंगे, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि आई जो है वो फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जो आईज है ऐसे पर्सन की वो पहचान नहीं पाती कि लाल कलर है या हरा कलर है। ठीक है भाई, अब इसमें अपन देख लेते हैं। ये आपको पता है अगर वुमेन कैरियर है तो वो अपीयर होगी नॉर्मल। क्यों अपीयर होगी नॉर्मल? क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है, वो उसमें सफरर नहीं होगी, क्योंकि ये रेसेसिव जीन रेसेसिव एलील में है तो जो डोमिनेंट एलील है वही मैनिफेस्ट होगा। और आपको पता है ये नॉर्मल मैन से अगर मैरिज हो गई ऑफस्प्रिंग्स इस तरीके के बनेंगे। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट अभी होगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, कलर ब्लाइंडनेस डज नॉट मीन द ब्लाइंडनेस फॉर एवरी कलर। It means that those which are color blind have trouble in seeing the differences between certain colors. Most color blind people जो होते हैं वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने नॉर्मल वर्क में सीख गए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट को भी वो पहचान लेते हैं क्योंकि रेड कलर जनरली टॉप में होता है और हरा कलर जो है वो बॉटम में। उनको कुछ ग्लो होता हुआ तो दिख रहा है पर वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे वो अपने आप को लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं। ये अच्छी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, इसमें एडिशनल लगा थैलेसीमिया में, वो मैं आपको समझाती हूँ। थैलेसीमिया क्या है? आपको पता है कि जैसे सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, मतलब उसमें जो सीक्वेंस है उसमें चीज चेंज हो जाती है, जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो गया। पर ये जो थैलेसीमिया है ये क्या है? ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम क्वांटिटेटिव डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जितना ग्लोबिन चेन बनना चाहिए था हीमोग्लोबिन में वो कम बनता है, रिड्यूस्ड, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है, रिड्यूस्ड। देखिए, थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिफेक्ट ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि एडिशन या डिलीशन। इन थैलेसीमिया 2, थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, कम ग्लोबिन चेन्स बनते हैं, है ना, बाय द म्यूटेशन ऑफ चेन्स। इसमें क्या होता है, कम ग्लोबिन चेन्स बनते हैं, कम ग्लोब्यूलिन चेन्स। तो होता क्या है, देखिए, थैलेसीमिया आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। इसमें होता क्या है, इसमें एडिशन, ये वाला एग्जांपल एडिशन का नहीं है थैलेसीमिया, इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड सिंथेसिस, या तो कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा है। देखिए, इसमें वो ये कह रहे हैं कि कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो जो बाकी की चेन्स हैं, जैसे अगर बीटा कम बन रहा है तो अल्फा तो नॉर्मल बन रहा है, तो ये जो बाकी की जो चेन्स हैं उसके कारण जो एक्सेस में बन रही हैं, क्योंकि ये कम बन रही हैं तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा हैं, तो ये जो ग्लोबिन चेन्स हैं वो क्योंकि इनसॉल्युबल होती हैं तो ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और सेल को डैमेज करती हैं, जिसके कारण सेल लाइसिस हो जाता है और एनीमिया होता है। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, एजर्शन रीजन में आ सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, अल्फा या बीटा। अब अपन देखते हैं क्या है अल्फा। आपको पता है आपकी बुक में अल्फा थैलेसीमिया दिया हुआ है 16 नंबर क्रोमोसोम में, पर इसमें एडिशनल चीज क्या है, 16p। p क्या होता है, आपको पता है क्रोमोसोम की 2 आर्म होती हैं, छोटी वाली आर्म को p बोलते हैं, बड़ी वाली को q बोलते हैं, तो ये आ गया 16p, ये आप ऐड कर लीजिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो जीन्स हैं वो HPA1 HPA2 हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या है 16p। तो अगर डिक्रीज्ड सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ बीटा चेन, अगर एक कम है तो दूसरा क्या है, ज्यादा है, और या तो गामा चेन्स ज्यादा हैं
तो गामा चेन्स किस में होता है बेटा? न्यूबॉर्न में होता है। गामा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है वो न्यूबॉर्न में होती है, वो धीरे धीरे बीटा से रिप्लेस हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर बीटा चेन एक्सेस है तो वो क्या करेंगे बेटा? वो अनस्टेबल टेट्रामर्स बनाएंगे, जिसके कारण उनकी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो सब एबनॉर्मल हो जाते हैं। बीटा थैलेसीमिया आर ड्यू टू म्यूटेशंस इन HBB जीन। वो वाली किसमें थी? HbA1 HbA2। ये किसमें है? HBB जीन, सिंगल जीन 2 एलील्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये कौन से नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 11। और इसके भी इन्होंने 2 टाइप्स दिए हैं। एक जिसमें बनता ही नहीं है बीटा, उसको बोलते हैं बीटा के ऊपर 0, या बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि बना ही नहीं है। और दूसरा क्या है बेटा? बीटा प्लस या बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जिसमें चेन बन तो रही है पर थोड़ी कम बन रही है। पर इसमें क्या होगा कि जो अल्फा है वो तो नॉर्मल बन रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या करेंगे? एग्रीगेट्स बनाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये सेल में डिपॉजिट होकर क्या करेगा? सेल का लाइसिस कर देगा। नेक्स्ट है डेल्टा थैलेसीमिया। अल्फा एंड बीटा तो आपको पता है। डेल्टा थैलेसीमिया जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन का 3% चेन जो होती है वो डेल्टा हीमोग्लोबिन होता है, डेल्टा चेन। और ये वाला जो थैलेसीमिया है ये भी अगर होगा तो रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ द चेन्स होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंगू। आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया, ये दोनों डिजीजेस हमारी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड नहीं है और हमारे एनटीए के सिलेबस में बहुत साफ साफ डेंगू चिकनगुनिया मेंशन्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको जरूर कर लेना चाहिए। डेंगू का वायरस का नाम आपको याद रखना है फ्लेवी वायरस, सबसे पहला पॉइंट फ्लेवी वायरस। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, पहली चीज, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सेकेंड पॉइंट, इसका जो वायरस है उसका नाम है फ्लेवी वायरस। तीसरी चीज आपको ये बताना है कि इसका वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है वो है एडीज इजिप्टाई। चौथी चीज वो ये कह रहे हैं कि टिपिकली ये जो है वो डे के टाइम बाइट करते हैं। ये वाले जो मॉस्किटो हैं एडीज, ये टिपिकली डे के टाइम बाइट करते हैं। हालांकि वो जो मतलब मॉर्निंग और डे में बाइट करते हैं, हालांकि वो जो डिजीज ट्रांसमिशन है वो पूरा दिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? फीवर है, हेडेक है, मसल है, जॉइंट पेन है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर। तो आपने अभी तक डेंगू में क्या क्या पढ़ा? पहला, ये फ्लेवी वायरस कॉज करता है, मतलब फ्लेवी वायरस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तीसरी पॉइंट, ये ब्रेक बोन फीवर कहलाता है, ब्रेक बोन फीवर। चौथी चीज, इसमें कैरेक्टरिस्टिक रैश दिखता है बॉडी में जो मीजल्स जैसा है, और आपको इसका अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया डेंगू को तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाने के कारण इसमें जो इसका सबसे लाइफ थ्रेटनिंग जो कॉन्सिक्वेंस है वो है लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हीमोरेजिक। हीमोरेज यानी कि लीकिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है ब्लीडिंग, रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो प्लाज्मा लीक होता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, कॉम्प्लिकेशंस आ गए। अब उसके बाद जब ब्लड कैपिलरी से लीक होता जा रहा है प्लाज्मा, तो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली लो हो जाएगा, और ये जो प्लाज्मा लीक हुआ है ये this results in fluid accumulation in the chest and abdomen and depletion, यानी कि सर्कुलेशन से फ्लूइड कम हो गया है ना, क्योंकि जो कैपिलरीज थी वो लीक कर रही हैं प्लाज्मा को, सर्कुलेशन में प्लाज्मा कम हो गया और चेस्ट में और एब्डोमेन में एक्यूमुलेट हो गया। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के कारण ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है जीआईटी से। ये है पूरा आपका कंप्लीट डेंगू का एक्सप्लेनेशन, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। एक चीज आ सकती है, इसको टेस्ट करने के लिए टॉर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक टाइट बैंड जिसे हम
जिस तरीके का बैंड जिससे हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं वो लगाते हैं, और उसके बाद हम स्पॉट्स को काउंट करते हैं। अगर वो स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, अंदर के जो हीमोरेजिक स्पॉट्स, यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, डेंगू का वो टेस्ट है। नेक्स्ट, आप उसमें प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, मच्छर को पनपने नहीं दोगे। आपको पता है गैम्ब्यूजिया फिश जो होता है वो मॉस्किटो के लार्वा को का बायो कंट्रोल एजेंट है। स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना है, कूलर्स में पानी भर के नहीं रखना है, डिचेस में पानी भर के नहीं रखना है। जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस है उसको हमें क्लीन रखना है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया, ये भी एक वायरल डिजीज है। इसका भी जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, पर इस वायरस का नाम है अल्फा वायरस। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा, इसके जो सिम्टम्स हैं ये वही हैं, जॉइंट पेन होता है, फीवर होता है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, फटीग होगा, नौशिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन, और रैशेज होंगे। ठीक है, कई बार तो इसके जो वैसे तो 2 to 7 डेज में होता है, पर जॉइंट पेन वीक्स या मंथ्स तक लास्ट कर सकते हैं। ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है? एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो से, और ये जो हैं ये जो डेंगू के वेक्टर हैं वही इसके वेक्टर हैं। ये भी सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून पे बाइट करते हैं। बाकी सब कॉमन चीजें हैं कि आप मॉस्किटो के लार्वा को कैसे किल करोगे। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसका राइज जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लगी थी कि फर्स्ट प्लांट, ये देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम क्रॉप विच इज कंप्लीटली सीक्वेंस्ड इज ओराइजा सटाइवा, यानी राइस। ये आप नोट कर लीजिएगा, और आपकी बुक में दिया भी हुआ है अरेबिडोप्सिस का भी पूरी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। तो ये 2 पॉइंट्स ही करिएगा, बाकी डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने देखा है कि जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपने एक चीज देखी थी कि बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ ये बोलता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं होते पर एम्ब्रियो कंडीशन में वो दिखते हैं। जैसे उन्होंने बोला वेस्टिजल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कई एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं वर्टिब्रेट्स में, पर एडल्ट में नहीं पाए जाते। जैसे वो ये बोल रहे हैं कि वेस्टिजल गिल स्लिट्स जो होते हैं ये फंक्शनल केवल फिशेज में हैं। तो व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स अपीयर इन लैंड वर्टिब्रेट्स, इनके एम्ब्रियोज में क्यों दिखते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया था वॉन बेयर ने सबसे पहले, फिर अर्नेस्ट हीकल ने उसको रीइंटरप्रेट करके बायोजेनेटिक लॉ प्रपोज कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी मतलब कि जो ये जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो हो रही है वो रिकैपिटुलेशन है किसका? उसके फाइलोजेनेटिक यानी उसके एंसेस्टर्स का। पर ये चीज फिर वॉन बेयर ने ही डिस्कार्ड कर दी। पहले वॉन बेयर ने ऑब्जर्व किया, अर्नेस्ट हीकल ने उसको रीइंटरप्रेट किया, फिर वॉन बेयर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया और उसने कहा कि एम्ब्रियोज डू नॉट पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी अगर एम्ब्रियो है किसी वर्टिब्रेट का तो वो दूसरे वर्टिब्रेट के वो जो दूसरे दे डू नॉट पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। नेक्स्ट, जब ये वाला लॉ प्रपोज किया गया था तो कुछ सपोर्ट में उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, हालांकि अब ये लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया है पर हमें थियोरेटिकली समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोनीमा है, जो फिलामेंटस स्टेज आपको पाई जाती है, आपको पता है मॉसिस में, तो वो रिजेंबल करता है किसमें? फिलामेंटस एल्गे जैसे स्पाइरोगायरा। ये इन्होंने समझाया है। अब ये कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में आपको पता है पॉलन्स जो हैं वो किसके थ्रू? एयर से फैलते हैं, एयर से पूरे ट्रांसमिट होते हैं। पर ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस और जिंगो, उनमें अभी भी फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं और उनको अभी भी वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी प्रिमिटिव कैरेक्टर से रिजेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो मैंने एक बार सीबीएसई के बोर्ड्स में भी देखा है, मॉलिक्यूलर एविडेंस इन एवोल्यूशन।
ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो सपोर्ट करता है, जैसे हमने पढ़ा है होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ऐसा ही एक एविडेंस जो मॉलिक्यूलर एविडेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमन डीएनए केवल 1.8% बेसिस में डिफरेंस रखता है चिंपैंजी के डीएनए से, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी प्रोटीन में इनके सीक्वेंस में कोई भी अंतर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है सप्लीमेंट्री मटेरियल में। नेक्स्ट, अगर आप एनटीए का सिलेबस खोल के देखेंगे, आपको क्लियर वर्ड्स में दिया है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको खास तौर पे आपके लिए ये लाके इसको हाईलाइट करके रखा है, आप नोट कर सकते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कब आई? जब डार्विनियन थ्योरी में कुछ लोगों को कमियां दिखने लगी। डार्विनियन थ्योरी का ये क्रिटिसिज्म आने लगा कि डार्विनियन थ्योरी ने समझाया नहीं कि वेरिएशंस अराइज कैसे होते हैं। बार बार सबने बोला कि वेरिएशंस एक इनका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वेरिएशंस के कारण ही एवोल्यूशन होता है, पर ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ दीज वेरिएशंस अरोज। तो इसको समझाने के लिए नियो डार्विनिज्म आया या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई, जिसमें जो हमारे सीबीएसई का सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो ये कहता है डार्विनिज्म द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन has a wide acceptance, however it has been criticized. Why? Because on the ground that it could not explain how the variations arise. With progress in genetics, जैसे जैसे जेनेटिक्स में, आपको पता भी है हमारी एनसीईआरटी में दिया था कि डार्विन ने मेंडल्स के उस पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया उस चीज को। अब इसमें इन्होंने लिखा है विद द प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन वर एक्सप्लेन्ड। ये सोर्सेज कैसे अराइज हुए ये एक्सप्लेन किया गया, एंड डार्विन्स थ्योरी वाज मॉडिफाइड। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आइडियाज। सबके अच्छे आइडियाज को जोड़ के ये प्रपोज की गई, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज is based on interaction of genetic variation and natural selection. उन्होंने जेनेटिक का नॉलेज, जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन को जोड़ के बताया है कि स्पीशीज, न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं। इसमें मैंने थोड़ा और ऐड किया है, ये वाला कंटेंट मैंने इसमें समझाने के लिए। द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और नियो डार्विनियन सिंथेसिस इज द प्रिवेलिंग 20th सेंचुरी फ्रेमवर्क, जो बताता है कि एवोल्यूशन क्यों होता है एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज के लिए। उसमें नेचुरल सिलेक्शन, मेंडेलियन जेनेटिक्स, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हेरिडिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अडेप्टेशन और स्पीसिएशन यानी न्यू स्पीशीज बनने में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है वो है बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं इसका मुझे बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं दिखा है। जस्ट एक हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ऐसे सेल्स जिसमें पोटेंशियल होता है अपने आप को डिवाइड और डिफ्रेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं स्टेम सेल, है ना। तो ये कितने टाइप के स्टेम सेल्स हो सकते हैं? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो स्टेम सेल्स होते हैं ये तो आपको पता ही है, आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिया है। दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट में भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जैसे आपको पता है। स्टेम सेल्स जो होते हैं बोन मैरो में वो अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स बनाते हैं। तीसरा है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स, आपको तो ये चीज पता है स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो स्टेम सेल्स होते हैं जो आगे की लीनिएज बनाते हैं। तो ये समझाया जा रहा है इसमें। एप्लीकेशंस, आज की डेट में स्टेम सेल्स को क्यों प्रिजर्व किया जा रहा है, क्या उसके एप्लीकेशन है? पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसकी मदद से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं पैंक्रिएटिक कैंसर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, पैंक्रिएटिक आइलेट्स सेल को मतलब इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए भी मदद करने के लिए भी मतलब हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। और रिस्टोरेशन ऑफ विजन,
अगर किसी का विजन पूरी तरह से चला गया तो कोशिश की जा रही है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से उसको रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि ये एकदम करंट एप्लीकेशन है, इसलिए मुझे लगता है आप एक बार उसको बस रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इकोलॉजी इज निश। निश क्या है? ग्रिनेल नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, ग्रिनेल नाम के जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बोला था कि जैसे हैबिटेट मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एड्रेस होती है, ऐसे ही निश उसका ऑक्यूपेशन होता है। ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या फंक्शनल रोल वहां पर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं निश। तो अ हैबिटेट कैन कंटेन मैनी निश। एक हैबिटेट में, एक ज्योग्राफिकल हैबिटेट में बहुत सारे निश हो सकते हैं और बहुत सारी स्पीशीज को वो सपोर्ट कर सकता है हैबिटेट। द इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का निश क्या है, उसका कितनी वो एनवायरमेंटल कंडीशंस वो टॉलरेट कर सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर सकता है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं निश। और ये क्वेश्चन PYQ है, यहां से यहां तक भी एक PYQ है। उसके बाद each species occupies a distinct niche and no two species are believed to occupy the same niche। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दो स्पीशीज एक सेम निश ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, मैंने ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं देखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। और ये रामसार कन्वेंशन का आप अगर ईयर नहीं भी याद करें, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद करनी है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी अगर आएगा तो क्या आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री थी इसको साइन करने की और इसका नाम दिया गया है, एक ईरान में ये सिटी है रामसार, उसके ऊपर ये नाम दिया गया है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन। देखिए, वेटलैंड कंजर्वेशन इज द कीवर्ड, केवल इतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। यहां तक हमने जो किया वो है 12th का कंटेंट। अब हम कंटिन्यू करते हैं 11th के एक्स्ट्रा कंटेंट जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया है। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, हमारी ड्रीम बैच जो 25 मई से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपके ड्रीम बैच के लिए हम लोग 3 टीचर्स, जो ड्रीम टीम है वो तैयार है, कमिटेड है आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको या आपके छोटे भाई बहनों का किसी का भी ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो आप हमसे जुड़िए। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन इसका जो बैच है वो कोटा में रहेगा, ऑनलाइन जो है वो BWise के ऐप में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री मटेरियल जो 11th का है, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोइज ने दिया है और उसने एक सेपरेट किंगडम बना दिया आर्कीबैक्टीरिया, जिसके कारण 6 किंगडम बन गए। विटाकर ने 5 किंगडम बोले थे, अब उन्होंने ये बोला कि 6 किंगडम यानी 3 डोमेन्स। तो 3 डोमेन्स में क्या क्या आ गया, तीनों डोमेन्स के नाम भी दिए हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। एक डोमेन है आर्किया जिसमें आर्की बैक्टीरिया आता है, दूसरा है बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, और तीसरा है यूकैरिया। ये इस डोमेन में बाकी सारे किंगडम जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ये सब आता है। तो ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अच्छा कंटेंट इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है प्लांट ग्रोथ में वो सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सीड्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो एक सस्पेंडेड कंडीशन में चली जाती हैं, जिसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। जब डॉर्मेंसी कंडीशन हट जाती है तो सीड जर्मिनेट करती है, ये तो आप सब जानते हैं, पर इसमें जो एक्स्ट्रा और ब्यूटीफुल पॉइंट्स दी हैं वो आपको कराती हूँ।
सबसे पहले चीज कि सीड जर्मिनेशन के लिए जो सीड को वाटर लेता है उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। पहली चीज इम्बिबिशन और द अपटेक ऑफ वाटर इज द फर्स्ट स्टेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इम्बिबिशन। सेकेंड है स्वेलिंग ऑफ द सीड। जैसे ही पानी ले लिया उसने, आपको पता है इम्बिबिशन जब हम रेनी सीजन में देखते हैं कि लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, तो वो जो एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एड्सॉर्प्शन सरफेस से जो पानी ले लिया जाता है डेड सरफेस से, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन या इम्बिबिशन। तो ये इम्बिबिशन कीवर्ड है। उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है सीड की, जिसके कारण सीड कोट रप्चर हो जाता है और उसके बाद सीड जर्मिनेट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सीड जर्मिनेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बताया है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा ये इन्होंने बताया है कि कुछ जो सीड्स हैं, जैसे आपने पढ़ा है राइजोफोरा, उसमें ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। आपको पता है, आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में दिया है कि उसमें ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, न्यूमैटोफोर्स। क्यों होते हैं उनमें? क्योंकि वो मार्शी कंडीशन में, सेलाइन कंडीशन में, यानी कि सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। ऐसे जो स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके रूट्स ब्रीद नहीं कर पाते हैं उस मडी कंडीशन में, तो उनके रूट्स अपराइट ऊपर ग्रो होते हैं और ऐसे रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। पर कितनी प्यारी पॉइंट है कि ये जो राइजोफोरा और सोनेरिशिया, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन होता है जिसको बोलते हैं विविपेरी। विविपेरी वर्ड से आप क्या समझते हैं? हम विविपेरी यूजुअली एनिमल्स में पढ़ते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। तो ये जो राइजोफोरा और सोनेरिशिया है, ऐसा क्यों बोला है कि उसमें विविपेरी? वो सीड्स नहीं मतलब उनकी सीड्स नहीं गिरती, डायरेक्ट यंग प्लांट ही गिरता है, इसलिए इसको बोलते हैं विविपेरी। अब रीजन सुनिए। विविपेरी इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट। आपने तो सुना है कि सीड्स मतलब सीड्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं और सीड्स गिर के डिस्पर्स हो जाती हैं, पर इसमें सीड्स वहीं जर्मिनेट हो जाती हैं जब स्टिल वो सीड अटैच्ड है पेरेंट प्लांट से। क्यों? क्योंकि अगर सीड गिर जाएगी तो सीड्स जब नीचे गिरेंगी तो वो जर्मिनेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कंडीशंस अनफेवरेबल है। तो इनके अंदर का अडेप्टेशन क्या है कि सीड जब पेरेंट प्लांट में, वहीं वो जर्मिनेट हो जाती है और जो छोटा सा प्लांटलेट बनता है वो सीधा, इसमें साफ लिखा है as the germinating seed forms a seedling, its weight increases, उसका वजन बढ़ने लग जाता है और उसके बाद seedling separate and falls into the mud। तो ये जो द lateral roots डेवलप होते हैं ताकि एंकोरेज हो जाए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं विविपेरी, यानी कि प्लांट जो है वो सीधा यंग प्लांट को बर्थ दे रहा है, सीड्स नहीं गिरा रहा है। अब आप बोलेंगे इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो इसको आप देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये आपका नीट पीवाईक्यू है। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमैटोफोर्स एंड शो विविपेरी। तो वो कौन से प्लांट्स होंगे? हेलोफाइट्स। वो कैसे होंगे? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सेलाइन कंडीशन में ग्रो होते हैं और उनमें सीड जर्मिनेशन वही हो जाता है जब प्लांट स्टिल अटैच, सीड स्टिल अटैच्ड है अपने पेरेंट प्लांट से। ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, आप नोट करिए। नेक्स्ट है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दो एस्पेक्ट्स में एक्सप्लेन किया है। अभी तक हम हमेशा पढ़ते हैं कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन हो तो सस्पेंडेड कंडीशन में चला जाता है सीड और उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। इसमें इन्होंने एक बारीक डेफिनेशन बोली है कि अगर जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो एक्सटर्नल है, बाहर की है, तो उसको हम बोलते हैं क्विशंस। ये शायद आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ये टर्म। ये कह रहे हैं कि अगर जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो एक्सटर्नल है तो उस सस्पेंडेड कंडीशन को हम क्विशंस बोलेंगे। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन इंटरनल फैक्टर है, यानी अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो है, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, इमैच्योर एम्ब्रियो है, तो उस कंडीशन को, उस सस्पेंडेड कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो वो ये कह रहे हैं द क्विशंस व्हेन इट इज ड्यू टू एक्सोजीनस फैक्टर, यानी बाहर का,
और डोरमेंसी हम कब बोलते हैं, जब फैक्टर जो है वो एंडोजीनस हो। इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ इसी जगह पे देखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं while quiescence is the condition of a seed when it is unable to germinate because the conditions are not available, dormancy is the condition when it is, आप सब कुछ ऑप्टिमम दे दो तो भी वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस जो रीजन है वो उसके अंदर ही प्रेजेंट है। विद इन मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, उसका इमेच्योर एम्ब्रियो है, उसके अंदर ग्रोथ इनहिबिटर सीक्रेटेड हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगती है। इसमें इन्होंने बताया है कि डोरमेंसी का रीजन क्या हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि या तो जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब उसी का खुद का रीजन है ना बेटा, एक्सटर्नल थोड़ी है। एक्सटर्नल हम कब बोलेंगे, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, लैक ऑफ मॉइस्चर, ये हो गया क्वेश्चंस का रीजन। पर ये कह रहे हैं कि अगर उसका खुद का इमेच्योर एम्ब्रियो है या उसका खुद का सीड कोट बहुत ज्यादा थिक है, तो प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स भी हैं, उसके अंदर एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, क्यूमेरिन है। डोरमेंसी ऑफ द सीड जो है वो इन सब रीजंस की वजह से हो सकती है। क्वेश्चंस एक्सटर्नल फैक्टर, डोरमेंसी इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट, अब डोरमेंसी तोड़ी भी जा सकती है। डोरमेंसी ऑफ द सीड कैन बी ब्रोकन अगर हम उसको मैकेनिकल या केमिकल स्कैरिफिकेशन कर लें। जैसे कि स्कैरिफिकेशन क्या होता है बेटा, कि आपने क्या किया, उसको स्क्रैच कर दिया, है ना, स्क्रैच कर दिया। कैसे किया आपने, नाइफ से कर लिया, सैंड पेपर से घिस दिया, तो उसको बोलेंगे स्कैरिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, हमने सीड्स को मॉइस्ट कंडीशन में ऑक्सीजन में अलग अलग हाई लो टेम्परेचर में रख दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। सिर्फ एक बार अगर आप लोग ये सुन भी लोगे तो आपको वहां पर अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपने अच्छी तरह से डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देंगे। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब डाईयूरेसिस यानी डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन। सिर्फ एक दो तीन एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं, डायबिटीज इज इक्वल टू ओवरफ्लो, इंसिपिडस इज इक्वल टू टेस्टलेस। जैसे डायबिटीज मेलाइटस में हनी मतलब स्वीट, क्योंकि ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा था, इसमें हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस क्योंकि टेस्टलेस, बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट हो रही है, उसमें ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं हो रहा, इसलिए ये आपको बस करना है। इसमें जो खास सिम्टम्स हैं वो यूरिन की आउटपुट ऑफ यूरिन बहुत बढ़ जाती है, इस सिम्टम को बोलते हैं पॉलीयूरिया। इंटेंस थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी, क्यों, क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी है बॉडी में, तो थर्स्ट सेंटर जो हाइपोथैलेमस में है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इतना ज्यादा थर्स्ट वाली लगने की कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया आर द साइंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। उसके बाद हम डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात करें, जो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस से दिया है, तो उसमें हमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, अर्ज टू ईट समथिंग स्वीट एंड एक्सेसिव हंगर, उसे पॉलीफेजिया बोलते हैं। मुझे लग रहा है ये आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमको करना है, आर्टिफिशियल किडनी आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है। आप आ जाइए लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी आपको जितना दिया है उसी का ही इन लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर आपके बुक में अच्छे से दिया है, पर वो दिया है आपके में वो डिटेल में नहीं समझाया है। इट इज द डिजीज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है, इट इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज, इट इज एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर,
इन ग्रेव्स डिजीज एक्सेसिव सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन से और बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है। रीजन नहीं दिया है, यहाँ रीजन दिया है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें होता क्या है, आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज वो होती हैं जिसमें हमारी बॉडी ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाती है या एंटीबॉडीज बनाती है जो हमारे ही बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज बना रही हैं जो मिमिक कर रही हैं, नकल कर रही हैं किसकी, टीएसएच की। तो जब वो मिमिक कर रही हैं, ऐसी एंटीबॉडी बना दी जो मिमिक कर रही है टीएसएच की, मिमिक है ये, ओरिजिनल नहीं है। मिमिक मतलब कि सिर्फ नकल कर रहा है। तो जाकर वो एक्ट हो रहा है थायराइड के ऊपर कि क्या बनाओ आप, T3 और T4। अब जब T3 T4 बढ़ जाता है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि T3 T4 का बढ़ा हुआ लेवल नेगेटिव फीडबैक से TSH को रोक देना चाहिए, पर क्योंकि ये मिमिक है, ओरिजिनल नहीं है, तो ये नेगेटिव फीडबैक से उसको रोकता ही नहीं है। नेगेटिव फीडबैक इसमें एब्सेंट है और अनकंट्रोल्ड तरीके से ये इसको स्टिम्युलेट करता रहता है थायराइड को कि और ज्यादा T3 T4 प्रोड्यूस करो। ये जो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर जो होते हैं उनमें तो नोड्यूल्स होते हैं, पर ये वाला जो डिजीज है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये है ऑटो इम्यूनिटी का कॉन्सिक्वेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझा देती हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए, इसमें खास तौर पे जो फीचर होता है उसमें आई बॉल प्रोट्रूड होती है क्योंकि जो आई मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इसका खास फीचर है स्टेयरिंग लुक। देखिए जरा, ये स्टेयरिंग लुक, आई बॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता हुआ निकलेगा, इसलिए इसको एक्सोप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मो मतलब आई, एक्सो बाहर की तरफ प्रोट्रूजन आई बॉल का। ग्रेव्स डिजीज इस चीज की खास बात यह है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देखिए, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये स्टिम्युलेट करती जा रही है और अनरेगुलेटेड तरीके से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज आपको पता है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। द कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स जो आपको पता है कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन, बेटा हाइपोसिक्रेशन कब होगा, जब उसका डिस्ट्रक्शन, वो खत्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो ये कई बार कॉर्टेक्स एंड डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कई बार ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस से, जिसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कम सीक्रेट होते हैं। Persons with Addison's disease tend to lose weight, their blood glucose and sodium levels drop, क्योंकि जो इनके secretions हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन वो कम हो जाते हैं और ये जो चीज़ है ये एडवर्स इफेक्ट बॉडी के मेटाबॉलिज्म में शो करती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और ऐसे और अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।